अस्सलाम वालेकुम। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में या तो मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में बराह रास्त फ़ौजी एक डिक्टेटर हुकूमत करता रहा, या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई उनके ऊपर भी साया जो था इस्टेब्लिशमेंट का बहुत गहरा रहा। 5 जुलाई 77 वो हमें अपनी सियासी तारीख़ में हमेशा याद रखना चाहिए कि क्यों वाक़या पेश आया। अगर मुख्तलिफ़ सियासी क़ुव्वतें आपस में बरसरे पेकार रहें, मुल्क तबाही के धाने के ऊपर हो, तो वो अपनी ताकत खो देती हैं, और जब वो अपनी ताकत खो देती हैं तो वो सबसे बेहतर और आसान मौका होता है कि मिलिट्री टेक ओवर हो जाए। चौधरी शुजात का एक वो जुमला है जो पाकिस्तानी सियासत की हकीकत को बयान करता है। वो कहते हैं कि एक जीप और 2 ट्रक चाहिए होते हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के लिए। एक ट्रक जाता है वज़ीर आज़म हाउस और दूसरा जाता है पीटीवी स्टेशन, और एक जीप जाती है वज़ीर आज़म को पकड़ने और काम पूरा हो जाता है, कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आता। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जब यहाँ डी चौक में धरना हो रहा था तो परफेक्टली गुड टाइम था कि मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन उस वक्त जनरल राहील शरीफ ने ये बेहतर फ़ैसला लिया कि मार्शल लॉ नहीं लगाना। जिन लोगों ने साजिश की थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, और मार्शल लॉ लगा के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करके या एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करके जो मर्ज़ी और उनकी मंशा थी उस आर्मी चीफ़ के जनरल राहील शरीफ के इस फ़ैसले से वो ख़त्म हो गई और उस पर पानी फिर गया कि मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। 9 मई दोबारा उसी तरह की एक कोशिश थी, चाहे उसको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सियासी क़ुव्वतें एक ऐसी नहज पे अपनी लड़ाई को ले गई थी जहाँ मुल्क पीछे चला गया था, और कभी किसी को मीर जाफ़र, कभी किसी को मीर सादक, और जिस इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कांधों पे बिठा के हुकूमत दिलवाई थी और बहुत कुछ तोड़ फोड़ के सारों को चोर डाकू करार दिया था, उसी इमरान खान से जब इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई तो फिर 9 मई हुआ। तो क्या ये मौका नहीं है कि आज हम सबक सीखें कि 77 में क्या हुआ था? 77 में पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा था, और पॉलिटिकल डायलॉग में पहले तो आपस में एक दूसरे से बैठने को कोई आमादा नहीं था। फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया को उसका हिस्सा बनाया गया, और एक ऐसे मौके के ऊपर जब तासुर ये था कि शायद बात किसी तस्वीर पे पहुंच जाएगी, ऐन उसी मौके के ऊपर मार्शल लॉ लग गया। अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल नासिर मुनीर, मैं बराह रास्त इनसे बहुत कम मिला ही नहीं हूँ, बल्कि मिला क्या हूँ, उनके मतलब जानता भी बहुत कम हूँ, लेकिन जिन सियासी क़ुव्वतों से मीटिंग्स के उनके इंटरेक्शन हुए, जब उनसे हमें फ़ीडबैक मिलता है तो एक तासुर ये मिलता है, आई होप कि उसके ऊपर वो बरकरार रहें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। वो कहते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा, ये रेड लाइन है, मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। तो ये जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैंने एक से ज़्यादा सियासी लोगों से ये बात सुनी। दूसरा, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहते हैं कि कुछ करने के भी ख्वाह हैं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो 2-3 चीज़ें उन्हें अव्वलीन तरजीह में करनी चाहिए। एक तो आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का बाब है वो पाकिस्तान में किसी आइनी तरमीम के ज़रिए, किसी कानूनी तरमीम के ज़रिए हमेशा के लिए उन्हें ख़ुद अपने हाथों से बंद करवाना चाहिए। ये कमज़ोर किस्म के कठपुतली हुक्मरान जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं, वो इमरान खान हो या किसी और की हुकूमत हो, सारे इसी तरीके से हैं। ये आर्मी एक्ट को नहीं छेड़ सकते, ये आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को भी नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ख़ुद आर्मी चीफ़ इस दरवाज़े को बंद करना चाहे तो ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा वाज़ेह रोल है। हम टीवी चैनल के ऊपर महदूद तरीके से उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अब शायद ही कोई 25 करोड़ अवाम में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान में बाप पार्टी कैसे बनी थी, पाकिस्तान में IGI कैसे बनी थी, पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की लड़ाई फ़ौजी जो उस वक्त के सरबराहान थे उनसे क्यों हुई, इमरान खान को 2018 में इक़्तिदार कैसे दिलवाया गया, डी चौक के धरने के पीछे कौन था, फैज़ाबाद धरना क्यों करवाया गया और उसके पीछे किसकी आशीर्वाद थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले नवाज़ शरीफ के लिए आए थे, नाहली के, ये कैसे आए थे। ये इसमें अब किसी को शक नहीं, सबको पता है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, मुझे भी पता है और आप हर एक शख्स को पता है। अगर यहाँ पर आर्मी चीफ़, मौजूदा आर्मी चीफ़, मैं बार बार कहता हूँ कि इसके ऊपर 75 साल का मौजूदा चीफ़ के ऊपर बोझ नहीं है। ISI का जो मौजूदा चीफ़ है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, इसके ऊपर 75 साल में जो कुछ हुआ उसका बोझ नहीं है। ये दोनों अगर यहाँ रोल अदा करें कि आइंदा से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस रोकना है, जिसके नतीजे में कभी हम IGI
PTI के ज़रिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिलवाते हैं क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया कि बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है। कभी हम 2018 जुलाई में इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाते हैं क्योंकि अब हम दूसरे दो को इक़्तिदार से बाहर रखना चाहते हैं, नवाज शरीफ फैमिली को भी और जरदारी फैमिली को भी। इस प्रोसेस से, इस इंजीनियरिंग से इस्टेब्लिशमेंट को अगर निकालना है तो दो अफराद का रोल उसमें इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में, जहाँ पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है, बड़ी अहमियत का हामिल है। एक का नाम है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे का नाम है जनरल नदीम अंजुम जो DGI हैं। ये दोनों बैठें और सियासी कुव्वतों को हौसला दें, एक रोड मैप खुद से तैयार करके दे दें, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का रास्ता बंद कर दें और ISI के ज़रिए जो सियासी लोगों की मैनेजमेंट है उसका बाई लॉ ख़ात्मा कर दें, बाई लॉ ख़ात्मा कर दें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी अहम कानून साजी थी, FATF की कानून साजी हो तो GHQ कानून साजी करता था, बंदे पूरे MNA पूरे करने की जो ड्यूटी होती थी ISI के कर्नल लेवल के अफसर की होती थी। इमरान खान को इत्मीनान का वोट लेना था तो ISI के कर्नल या सेक्टर कमांडर को ड्यूटी लगाई जाती थी कि बंदे पूरे करने हैं। ISI को क्यों ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी सबसे एक बेहतरीन एजेंसी काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम कर सकती है, मुल्क के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रोक सकती है, उससे हम बाप पार्टी क्रिएट करने का काम लेते हैं, उससे MQM के वोट कैसे हासिल करने हैं उसका काम लेते हैं, उससे कौमी असम्बली के इजलास में MNA जो नाराज़ हैं वो उनकी तादाद कैसे पूरी करनी है उसका काम लेते हैं। 27 मार्च 2022 जब इमरान खान ने वो ख़त लहराया अमरीकी साजिश वाला, उससे पहले सूरत हाल ये थी कि 25 MNA तहरीक इंसाफ के टिकटों के वादे के ऊपर PMLN के साथ गए थे। उस वक्त पैसों का सौदा नहीं था हो रहा। 27 मार्च को जब वो ख़त लहरा रहे थे अपना यूँ करके और 10 को उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद एक वो पाकिस्तान के अंदर एक मोमेंटम उन्होंने बिल्ड किया एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर। अदरवाइज़ 27 मार्च से एक दिन पहले तक इमरान खान लूजिंग साइड के ऊपर थे, उनके अपने MNAs उनके साथ बैठने पे तैयार नहीं थे। इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, अगर जिस दिन हम उसको रोकने में कामयाब हो गए और जिस दिन ये जो अकाबरीन है पाकिस्तान के उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं अब सियासी कुव्वतों के ऊपर छोड़ेंगे, वोट की ताकत से नवाज शरीफ जीत सकता है तो जीते, हम उसकी मदद को नहीं आएंगे। इमरान खान को अगर लोग वोट डाल के मुंतखब कर सकते हैं तो कर लें, हम ना उसको रोकेंगे ना उसकी मदद को आएंगे, फिर पाकिस्तान चलेगा। फ़ौज का रोल क्या है, मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त 75 सालों में हमारे पास इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल इदारा और है ही कोई नहीं है। जब कोरोना की वबा शुरू हुई तो मैं सबसे पहले शायद उन लोगों में शामिल होऊंगा जो यहाँ TV पे बैठ के कहता था कि हमें जो भी चेक्स एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस करवाने हैं फ़ौज की मदद लेनी पड़ेगी, इतना डिसऑर्गेनाइज्ड और क्योटिक पॉलिटिकल सेटअप है, हम इसको नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने वो बनाया NCOC, कमांड एंड स्ट्रक्चर का एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया और हमने सक्सेसफुली कोरोना से निपट लिया। कराची के अंदर फ्लडिंग हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, नाले बंद थे, आपके पानी नहीं था गुजर रहा। लोकस्ट अटैक हुआ, लोकस्ट अटैक के पास हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के पास जहाज़ नहीं थे, दवाई नहीं थी, फ़ौज की मदद ली, हमने उसको रोक लिया। ये वो काम है जो मुल्क बचाने वाले हैं, जहाँ नेशनल डिज़ास्टर आ जाए, कोई एमरजेंसी आ जाए, फ़ौज आएगी, लोगों की मदद करेगी। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जितनी दफ़ा फ़ौज आई है, फ़ौज का नाम ख़राब हुआ है। और पिछले कुछ दौर में जब से सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, हमने इस अदारे की हैसियत जो है उसको मुतासर किया, उसकी साख को मुतासर किया, इसलिए कि हमने इसको सियासी मामलात के अंदर उलझा दिया। बहुत गुरेज़ की ज़रूरत है, हर उस सियासी मामले से इसको दूर रखने की ज़रूरत है और हर अच्छे काम में जहाँ हम इससे मदद लेते हैं वहाँ इसको शाबाशी देने की ज़रूरत है, इसको सराहने की ज़रूरत है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर शहादत दी, वो बार बार तज़किरा होता है कि 9 मई के अंदर उन मुकामात की बेहुरमती की गई जो हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, जिन्होंने जानें कुर्बान दी, जो निशान हैदर हमने पाकिस्तान ने हाईएस्ट अवार्ड है जो हम किसी को पाकिस्तान में दे रहे हैं, उसकी यादगारों की आपने बेहुरमती की, तो उसको किसी ने पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। लेकिन आइंदा से इस स्पेस को, ये जो स्पेस मिली है फ़ौज को दोबारा से, इस स्पेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी जितने मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं उससे हम फ़ौज को दूर कर लें, किसी सियासी मुतनाज़ा मामले में फ़ौज को ना उलझाएं। हर सियासी शख्स की जिसको हुकूमत में आने की ख्वाहिश होती है उसकी दिली लगाव होता है शहबाज शरीफ का कि मुझे फ़ौज की मदद से हुकूमत मिल जाए। इमरान खान अभी भी कहता है मैंने आर्मी चीफ से मिलना है, ये इन सब लोगों की ख्वाहिश होगी, लेकिन फ़ौज का ये काम नहीं है कि इनको मिले और इनके साथ बैठ के तय करे कि पंजाब का वज़ीर आला
वो सबसे जो नाहल तरीन शख्स है बुज़दार, उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है। एक नकम्मा शख्स जो PMLN ने चुना था, शहबाज शरीफ का बेटा, उसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ये बने, ये कामयाब हो या नाकाम हो, ये इनका काम है। नाकाम होंगे तो लोग इनको धक्के मार के इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद जब फ़ौज इनको फेंकती है उठा के परे, तो अगले 2 साल के बाद ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। ये एक फंडामेंटल लेसन है जिसे हमें लर्न करना है। ये हमारे 77 का भी लेसन यही है, और जितने माशाअल्लाह लगे हैं और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है, सबका एक ही लेसन है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कुछ मुतनाज़ा मामलात हैं अभी, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम में बात करनी है। अपने मेहमानों से तारुफ़ करवा दूँ, फिर उसकी तरफ भी आपको लेके जाता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं PMLN से, आपको खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के मुकदमात चलनी है कि नहीं चलने? पाकिस्तान में जो ताकतवर 3 अदारे हैं, जो ट्रॉयका ऑफ पावर है इस वक्त, उसमें एक तरफ फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ जुडिशरी है और तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव है। ये ताज़ा तरीन हमारा ट्रॉयका ऑफ पावर है। 58-2 भी ख़त्म होने के बाद प्रेसिडेंट का रोल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर अब रह गया हुआ है। जजों में तकसीम है, और खुली तकसीम है, उसमें अब इबाहम भी कोई नहीं है। जजों ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया था। काजी फायज़ ईसा का नोट जो वेबसाइट से हटाया गया था, आज जब तहरीरी फैसला जारी हुआ तो उसके अंदर वो लिख रहे हैं, दोबारा जारी हो गया, उसका हिस्सा बन गया कि ख़ुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। अदालत उज़्मा जैसा आइनी इदारा फ़र्द वाहद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से इस वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। जस्टिस सरदार तारिक ने भी ऐसी ही बातें लिखी। उन्होंने कहा, ताज्जुब है, एक दिन पहले एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चैम्बर में मुलाकात की। अगले दिन इसी दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। किसी कानून को चैलेंज करने का फोरम हाई कोर्ट बनता है, जबकि दरख्वास्त गुजारों ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कहते हैं कि माजी करीब में फुल कोर्ट की बजाय चंद जजेस पर मुश्तमिल स्पेशल बेंचेस तसलसल के साथ तश्कील दिए गए। मेरी राय में फुल कोर्ट तश्कील न देने से अदलिया कमज़ोर हुई और इसके फ़ैसले बेवक़्त हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख और सुप्रीम कोर्ट का एतबार, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, दोनों मुतासर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख भी मुतासर हो चुकी है और उसके फैसलों का एतबार जो है वो भी मुतासर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे इस्टेब्लिशमेंट अपनी माजी की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आपसे आगाज़ करूँगा। आज एक अपडेट ये था, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा है, रिपोर्ट कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मामला, जिस तरह फ़ौज के मामला से रिपोर्ट करते हुए डर लगता है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के मामला को भी रिपोर्ट करते हुए डर लगता है। रिपोर्ट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक आला तरीन शख्सियत ने, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा कि मुझे कहीं नोटिस वोटिस ना आ जाए, उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को बुला के मुलाकात की और बैकग्राउंड उनसे इंटरेक्शन किए। ये मेरे लिए पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक नई बिगनिंग मुझे लगता है कि हुई है आज, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आला तरीन शख्सियत, जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, कुछ यूट्यूबर्स को बुला के अपना मौक़िफ़ दे रही होगी। मेरे तो वहम गुमान में ऐसी चीज़ कभी आज तक हुई नहीं। पाकिस्तान को हम किधर ले जा रहे हैं? मैं नहीं जानता जी ये बात सही है। ये बात सही है जी। अगर ये बात सही है तो फिर उसके बाद ये जो दीगर आपने एतराज़ात मुख्तलिफ जज साहिबान के कुछ फ़ैसले और कुछ एतराज़ात आपने सामने रखे हैं, फिर आपको उसमें क्या ताज्जुब की बात है? आप ये सोच लीजिए कि जज पहले से ही कह रहे हैं कि जजेस को जब वो मुकदमे में बैठे हों तो जुब्बा पहने हुए सियासतदान नहीं दिखना चाहिए। आप पहले भी ये सुन चुके हैं जजेस से कि वो कह रहे हैं पॉलिटिशियन इन रोप्स, ये उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया खुद जज साहब ने। जी, मैंने उसकी ट्रांसलेशन कर दी उर्दू में। दूसरे ये कहा गया कि कभी भी किसी जज को या अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो किसी पार्टी की सियासी हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये भी गुफ्तगू वहाँ पर हुई। ये भी गुफ्तगू हुई वहाँ पर
कि जब आप किसी ऐसे मुकदमे को सुनते हैं जिस पे आपकी जुरिस्डिक्शन ना हो, तो ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे आपने अपने ओथ यानी जो आपने हल्फ लिया हुआ है उससे आपने वायलेट किया अपना हल्फ। तो ये गुफ्तगू पहले से चल रही है। फिर बस मिन्नत समाजत नहीं हुई, वरना तो गुफ्तगू यही होती रही कि प्लीज़ फुल बेंच बना दें। वैसे तो सवाबदीद है, जिनने बनाना है बेंच उनकी सवाबदीद है, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जिसमें पूरी अब जो कौम नया लॉ आप पास कर चुके हैं उसके बाद ये उनकी सवाबदीद नहीं है, यही कंट्रोवर्सी जी, मगर वो दोनों मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले जब जजेस ये कह रहे थे, ये इजहार कर रहे थे, आपके प्रोग्राम्स में भी ये इजहार हो रहा था कि इतना सेंसिटिव मामला है, एक बना देना चाहिए। अब आप देखिए कि एक जुरिस्डिक्शन है हमारी, यानी हमारा क्या काम है? हमारा काम है आइन बनाना, आइन में तरमीम करनी और कवानीन बनाना, ये हमारा काम है। अदालत का क्या काम है? अदालत का काम है कि उसको इंटरप्रेट करे जहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर ना हो। मसलन जैसे पहले ये इलेक्शंस के हवाले से बात चली कि क्या होगा जब वफाक में हुकूमत होंगे, तो क्या केयर टेकर आएगी सूबों में, या हर तरफ अगर अलग-अलग इंतखाबात होंगे। थोड़ी सी तशरीह की ज़रूरत थी, वो तशरीह तो कहीं नहीं हुई। लेकिन बाकी हर मामला जो है जिसमें ये तमाम जो गुजारिशात और ये तमाम जो जजेस मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो गुफ्तगू फरमाई वो सामने आ गई, मगर जो असल मामला था उसका कोई सलूशन सामने नहीं आया। फिर जूरिस्प्रूडेंस को देख लें, यानी एक मामले की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। एक जज एक दफ़ा एक फ़ैसला हो रहा है, दूसरी मरतबा एक एग्जैक्ट ऑपोजिट फ़ैसला हो रहा है। कौन सी जूरिस्प्रूडेंस, किस प्रेसिडेंट की बात करेंगे? तो फिर आप जब इनके सिलसिले जोड़ते हैं तो मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू हो जाएं तो भुट्टो साहब की फांसी पे आ जाएं, शहादत पे आ जाएं, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ का बेटे से मुकदमा तनख्वाह लेने पे निकालने पे आ जाएं, या उनकी बिटिया का कि उन्होंने उनके वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड किया था 7 साल सज़ा, यानी को खुदा खौफी। यानी वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड किया एक तहरीर के लिए और आप कह रहे हैं वो अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा उस वक्त नहीं था, बेटा टेस्टिंग में था, तो 7 साल सज़ा। तो जब इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी फैसले सामने आएंगे तो फिर यानी एतमाद उठ जाएगा। और ये जो आपको मुआशरे में नाउमीदी नज़र आती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एतमाद लोगों का घट रहा है। और कुछ हमने भी, हमारी कुछ एक सियासी जमात ने बिलखसूस उसमें एक ख़ास बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसमें यानी बेतौकीरी तो एक बात थी, उन्होंने फ़िज़िकली कहा कि शोहदा के मुजस्मे उठा उठा के फेंको और आगे लगा दो और कोर कमांडर का घर जला दो और किले के अंदर दाखिल हो जाओ और असला छीन लो। यानी ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। डॉक्टर फिरदौस, 77 की मैंने मिसाल आज 5 जुलाई की मुनासबत से दी, लेकिन जो डी चौक का धरना था उसमें और 9 मई में, दोनों में कम से कम एक कोशिश ज़रूर थी कि मुल्क के अंदर मार्शल लग जाए, या आर्मी चीफ मार्शल लगा दे तो या आर्मी चीफ स्टेप डाउन कर दे। मेरी तो उस वक्त 2014 की जो मेरी इनसाइड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी ये इंडिकेट करती है, और 9 मई की मेरी असेसमेंट है, और असेसमेंट दोबारा यही है कि या तो चीफ मार्शल लगा दे उस दिन, इतनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करो, तो या वो उसको कोई नीचे बैठे हुए लोग आके कहें कि भाई जी आप चले जाओ। तो ये सूरत हाल 2 दफ़ा हुई है पाकिस्तान में, 2014 और 9 मई 2023। डॉक्टर फिरदौस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जो आपने नैरेटिव दिया स्टार्ट में, एक आइडियल कंड्यूसिव डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को आपने अपने बयानिए में बार बार डिस्कस किया, और आपने ये बताया कि मिलिट्री का रोल और अदलिया का रोल और फिर पार्लियामेंट का रोल जो है वो एक आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए। देखें आप, ये सारी चीज़ें किताबी तो हो सकती हैं, और किताबी इसलिए हैं कि इनका प्रैक्टिकल जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके साथ मिक्स एंड मैच कोई नहीं है। क्योंकि हम ये किताबों में पढ़ते हैं कि हर इदारा उसका एक अपना सॉवरन रोल है और उसकी एक अपनी आइनी और कानूनी हैसियत है और उसको आगे चलना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात रहे हैं, जो पाकिस्तान की सिचुएशन रही, वो आप दहशतगर्दी के साथ जुड़ा आपके स्ट्रेटजिकल चैलेंजेस रहे, आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जो हमेशा जो है वो किसी ना किसी एंड से चैलेंज किया जाता रहा, और फिर उसके साथ जुड़ा अब जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चैलेंज बना
तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल नहीं है। ये कोई आइडियल नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन और उसके साथ जुड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो उसी तरह आइडियलाइज किया जाए जिस तरह आप समझ रहे हैं या चाह रहे हैं। जो मुल्क जो है वो हालत जंग में होता है। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में क्यों है कि हमारे जो इकनॉमिक फ्रंट पे मसाइल हैं, जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और उसके साथ जुड़ा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उसने ओवरऑल एक हर अदारे की जो कारकर्दगी थी उसको खोल के अवाम के सामने रख दिया और अवाम उसमें विटनेस बन गए। और आप जैसे एनालिस्ट उसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को अपना एक वो रोल जो आइन में दर्ज है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता नदीम साहब, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जो उसका काम है हम समेत वो रोल वो प्ले नहीं करेंगे, वो वैक्यूम क्रिएट होगा ड्यू टू देयर इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी या प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होना या लैक ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, और फिर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की अलफ बे का पता ना होना, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर से लाइल्मी, चेन ऑफ कमांड से अपने आप को बिल्कुल मुबर्रा रखना। तो फिर ये चीज़ें इस रियासत ने, इस मुल्क ने एक तरीक़ाकार से चलना है दुनिया के सामने, उसका एक वजूद है, शनाख्त है। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं कि ये जो हमारे सियासी लीडर्स हैं ये इस काबिल नहीं हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको भी अच्छा समझने से कासिर हैं, नकम्मे हैं ये लोग, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना ज़रूरी है। इसमें मैं ये कहते कि नलायक हैं या नकम्मे हैं, मैं ये कहती हूँ कि जो सिचुएशन, हालात और जो चैलेंजेस पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी किसी वक्त भी दस्तयाब नहीं रही, हालात के साथ, सूरत हाल के साथ जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रही है, मलिक साहब आपको भी पता है उसने आपकी रीजनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट डाला है। जो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नज़र आता रहा है, और वही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो अल्टीमेटली कभी प्रो नवाज, कभी एंटी नवाज, कभी प्रो पीपी, कभी एंटी पीपी, और इसके साथ जुड़ी फिर तीसरी जमात जो पीटीआई जिसका आप डिस्कशन कर रहे हैं उसका जन्म होता है। लेकिन इन सब के साथ जुड़ी जो बिटर रियलिटी है जिसको आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि क्या कभी फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी इक़्तिदार में आया उसको ये मना किया कि भाई तुमने अपने अवाम के फलाह बहबूद के साथ जुड़ी रिफॉर्म्स जो है इस पार्लियामेंट से नहीं करनी? क्या किसी ने उनको गन पॉइंट पे ये कहा कि जो तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो गैप्स हैं, जो अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करना? क्योंकि जो हमारे डिज़ास्टर और फेलियर्स हैं एज आ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमें उनको भी ऑन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ जुड़ा जो इंस्टीट्यूशनल आप ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ऑफ वन इंस्टीट्यूशन इन द अदर इंस्टीट्यूशंस डोमेन, तो हाँ ये इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे आप अदलिया ब्रेक ले लें, ब्रेक इस पे और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं, जहां हम सियासी अबतरी की और इदारों की आपस में एक लड़ाई वाली कैफियत का जिक्र करते हैं, वहां हमें कभी भी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। 1.4% डोमेस्टिक डेट जो है पाकिस्तान का सिर्फ मई के महीने में उसमें इजाफा हुआ है। जो मेरे पास इस वक्त टोटल नंबर है स्टेट बैंक का एंड मई का, पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा है ये उसका नंबर है, गैर मुल्की और मुल्की मिला के 58,962 अरब रुपये। ये आप हिल जाएंगे एक दफ़ा सुन के, ये इतने हज़ार अरब की बात कर रहा हूँ मैं। 58,962 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ है 30 मई 2023 तक, और इसके अंदर अभी वो लाइबिलिटीज़ शामिल नहीं है, ये कर्ज़ा है। अगर लाइबिलिटीज़ मिलाएंगे तो वो 61,000 अरब पे चले जाएगा। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इसको इसी रफ्तार से बढ़ने दें? नहीं कर सकते। क्या हमारे पास हल है कि हम इसको फ़्लो को रोक लें? अभी हल भी नहीं है। IMF की डील के बाद क्या हम इस सारी सूरत हाल के ऊपर काबू पा लेंगे? बिल्कुल नहीं काबू पा सकेंगे। हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए जो अगले 3 से 5 साल सर फेंक के ईमानदारी के साथ, चोरी करके नहीं, ईमानदारी के साथ एक प्रोग्राम के ऊपर, एक स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा हो,
फिर हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। नहीं तो हम एक ऐसे विशियस डेट ट्रैप में फंस चुके हैं जिससे निकलते निकलते हम लोगों को मज़ीद गुर्बत का शिकार करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की रियलिटी जो हमारी पिछले 75 साल की तारीख़ है, वो अगर आपने सुननी हो कि हम क्या काम करते हैं, जहाँ मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से निकलना होगा, सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला नहीं करना होगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने रखना है तेनू कढ़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही है माजरत के साथ। और सियासी लोगों को सीढ़ी लगाने के लिए रात गए गेट नंबर 4 वो जो शेख रशीद का है उसके पास जाके खड़े नहीं होना कि सुबह मैं हाथ मिलाऊंगा या चाय का कप पीऊँगा तो मेरी बारी अगली लग जाएगी। अपना काम करें ईमानदारी के साथ। नवाज़ शरीफ का फ़ैसला कैसे हुआ और उसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें थीं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जनरल फैज़ कब आपसे मिले? जब ये फिर केस नैब कोर्ट में आ गया और ऑलमोस्ट जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ था, जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, तो वो मेरे पास आए मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कहा उसकी तो भी जजमेंट नहीं आई। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। मैंने कहा जी फिर अब क्या आपको मेरी जरूरत पड़ गई? वो कहने लगे जी कि हमारे टॉप अर्शनान का ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट में वो डीबी केस सुने जिसके को आप हेड कर रहे हो तो इस तरह वो जो भी जजमेंट होगी उसको थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा देखें जी बात ये है कि किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं खराब कर सकता। तो इस बार फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इर तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। इस तरह हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। कभी अनवर कासी साहब से आपने बराह रास्त ये इशू डिस्कस किया? जनरल मैंने किया था उनसे। तो उन्होंने मुझे कहा था भाई चुप करके करते जाए, कोई बात करके। हाँ, ऊपर वालों का भी यही हुक्म है कि कुछ नहीं। ऊपर वालों से मुराद सुप्रीम कोर्ट। ये अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की ज़बानी ये पूरी स्टोरी सुनी हो तो मैं जो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की साख और एतबार वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको इस 1 मिनट के क्लिप से आपको पूरी तफसील मिल गई। और जब मैं ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमतें बनाने गिराने, कौन सी सियासी जमात बनानी है कौन सी तोड़नी है, इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से निकलना हो, वो भी आपको इस शॉर्ट से आपको पता चल गया होगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, इसमें आप लोग काफ़ी हद तक कसूरवार हैं। जब आपको राह मिल रही होती है सीढ़ी चढ़ने की, उस वक्त सब अच्छे की रिपोर्ट करते हैं। जब आपको ऊपर से नीचे धक्का मारा जाता है फिर आप जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त दो के शोर में चाहते हैं। आप कुछ ज़िम्मेदारी अपनी जो है ख़ुद निभाएं ताकि दूसरे भी अपनी जगह पर जाएं। आप ठीक कह रहे हैं जी। मेरे ख्याल में हमें जो आपने जितने भी मामलात सामने रखे हैं उन पे कौन मोतरज़ हो सकता है? कोई भी मोतरज़ नहीं हो सकता। ये लगाई बुझाई जो होती है उस पर भी कौन मोतरज़ हो सकता है? यानी ये जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मिलाइन करने की पूरी कैंपेन चली थी, उनकी अपॉइंटमेंट आखिरी 48 घंटे तक पूरी कोशिश थी कि वो आर्मी चीफ ना। नॉट ओनली दैट, मेरे साथ प्रोग्राम में एक साहब ने तकरीबन नाम लेके कहा था कि ये तो कंट्रोवर्शियल है, इनको तो हम कंट्रोवर्शियल कर देंगे। कंट्रोवर्शियल हैं, कंट्रोवर्शियल कर देंगे जब इस हद तक सियासत भी इंटरफेयर इदारों में करना, इदारों की इंटरफेरेंस तो आपने बताई है, तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपने जो थोड़ी देर पहले जो बात की, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर बात देखें। आपने पूछा कि क्या हमारे पास ऐसी चीज़ है हम काबू पा लेंगे इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल पे? जी बिल्कुल पा लेंगे, मुझे काफ़ी उम्मीद है। क्या हमारे पास कोई तरीक़ाकार है? बिल्कुल हमारे पास तरीक़ाकार है। इतना बड़ा डेट लेने के बावजूद क्या कोई हमारे पास तरीक़ाकार है? बिल्कुल तरीक़ाकार है। डेट का जवाब क्या होता है? डेट का जवाब इक्विटी होता है ना। जब आपने अगर कर्जा नहीं लेना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना भाई। अगर आपने दुकान चलानी है और आपको पैसे चाहिए और कर्जा नहीं लेना है तो फिर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये जो आपके सामने तरीक़ाकार अभी लाया गया है ये SIFC के हवाले से, वो क्या है? यानी 50 अरब डॉलर, 50,000 मिलियन डॉलर, ये तो आपने रुपयों में गिन दिया 58,000 बिलियन, लेकिन 50,000 मिलियन डॉलर को 300 से ज़रब दें तो आपको रुपए मिलेंगे, या 280 से 75 से करें तो आपको रुपए मिलेंगे। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका अंदिया हमारे इन्वेस्टर ममालिक ने, दोस्त ममालिक ने दिया है। यानी एक मुल्क सऊदी अरेबिया ने हमें अंदिया दिया है कि वो 24 अरब
डॉलर यानी 24,000 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान फोकस्ड एक फंड बनाने को तैयार है। और ये जो 3 हमने आपके सामने रखे हैं, ये मिनरल्स एंड माइनिंग और आईटी और ज़राअत, ये उनकी मुशावरत इन तमाम दोस्त ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी मुशावरत से रखें। एक और हमारा दोस्त मुल्क यूएई जो है उसने अंदिया दिया है कि वो 22 अरब डॉलर 22,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। मैं खुद इस वक्त फाइनल स्टेजेस पे निगोशिएट कर रहा हूँ एक मशरक़ वुस्ता के मुल्क के साथ 14,000 मिलियन डॉलर की 10 से 14,000 यानी 14 बिलियन डॉलर की एक रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट के लिए। और मेरी कोशिश ये है कि ये बात ना रह जाए, यानी इस पे कोई ऐसा कागज़ हम साइन कर लें जिससे आपको भी यकीन हो और अवाम को भी यकीन हो कि ये इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही हैं। देखिए अभी ये बनी भी नहीं है काउंसिल, तो पिछले 2 हफ्ते पहले एक ये जो छोटा टर्मिनल यानी पोर्ट नहीं, हमने पोर्ट का नहीं मुआहिदा किया, पोर्ट के ऊपर जो कंटेनर रखने का एक टर्मिनल है उसका एक मुआहिदा G2G किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट से। 50 मिलियन डॉलर हमें मिले हैं, 100 मिलियन डॉलर का 4 बर्थ दी हैं आपने जी। नहीं बर्थ नहीं, वो है जो हम पहले हम एक कंपनी चला रही थी कंटेनर टर्मिनल, यानी ये पोर्ट के ऊपर एक जगह रकबा जहाँ पे कंटेनर रखे हुए उतरते चढ़ते हैं। वो कंटेनर टर्मिनल के ऊपर हमें 50 मिलियन डॉलर मिल गए हैं, 100 मिलियन डॉलर का वादा हो गया, 700 मिलियन डॉलर का अंदिया है 25 साल के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हो चुका है। अभी मैंने आप रूस की डील की बात होगी आपसे वक्फे में, अज़रबैजान की अभी तो एक डील की बात हुई, एक और आपको बता दूं, अज़रबैजान से हम एक डील कर रहे हैं, फाइनलाइज हो चुकी है, जिसमें वो एक कार्गो हमें तेल का भी देंगे। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक डील है जो अगले जाने से पहले हम साइन करेंगे, जिसमें 2 कार्गो वो पेट्रोलियम के हमें G2G पे देंगे, यानी डिस्काउंटेड प्रीमियम पे, अज़रबैजान भी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी। ये डील्स हो रही हैं। इस वाले हिस्से को छोड़ूंगा क्योंकि वो जो 100 कार का जो LNG वाला इशू है, वो आपसे डिटेल डिस्कस जब आप कहेंगे, मैं उसको 1-2 रोज बाद मैंने आपको बोला कि मैं आपके सामने थ्रेड बेयर उसके लिए हाजिर हूं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए इन चीजों में एक लास्ट सिर्फ ये कि इन चीजों से कुछ उम्मीद तो झलकती है ना, कुछ उम्मीद भी अब हमें रियलाइज होना चाहिए, जो कह रहे हैं रियलाइज होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए। डॉक्टर फिरदौस, दोबारा आप ही की तरफ आ रहा हूँ। हमें लोगों को उम्मीद दिलानी है तो सियासी लोगों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। पोलिटिकल इंजीनियरिंग वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हो, वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही हो, किसी वज़ीर आज़म को गिराया जा रहा हो, किसी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो इदारों को, सारों के अमल को रोकना पड़ेगा। 2018 के इलेक्शन में ये पूरा प्रोसेस इन प्ले था, जैसे IJ बनाते वक्त 1990 में इनटू प्ले था, वैसे ही पूरा गेम प्लान 2018 में भी इनटू प्ले था। क्या हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते इस तरीक़ाकार? मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम की ये अवलीन तरजीह और ख्वाहिश है कि ऐसा हो। लेकिन मलिक साहब, मुसद्दक मलिक साहब चूँकि दोनों मलिक बैठे हुए हैं तो अकेले मलिक से कन्फ्यूजन हो गई। मुसद्दक मलिक साहब का जो नैरेटिव जो उन्होंने इस वक्त आपके सामने रखा है, मेरा ख़्याल है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते ये चीज़ें जो अभी वो बता रहे हैं, ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत खुशाइंद और तसल्ली बख्श हैं। लेकिन ये 1 साल के बाद ये उम्मीद जो बांधने जा रहे हैं, जब इनका 1 माह रहता है गवर्नमेंट का, तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल लेगेसी है, जो हमारा सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर है, जो हमारी गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जो हमारी पार्लियामेंट का रोल है, अब मुझे बताएं ना कि मलिक साहब इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे। मुसद्दक मलिक साहब के जो सेनेट के अंदर बिल पास हुआ है और चेयरमैन सेनेट की जो मराद दी गई, जब पब्लिक ये देखती है कि एक तरफ वो चीफ जस्टिस से लेके जज साहबान की तनख्वाहें जो हैं उनमें बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है, और जो हमारे चेयरमैन सेनेट है वो एक ऐसी आसमानी मखलूक का रूप धार के वो ऐसी लेजिस्लेशन करवाने में कामयाब हो जाते हैं जिसका पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ टोटली कंट्रास्ट है। तो उस अवाम को ये इन सारे जो हमारे टोपी ड्रामे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। अवाम ये जानना चाहते हैं कि भई एट द एंड ऑफ द डे जो कर्ज़ों का आपने पूरा एक चार्ट दिखाया और वो उस आम पाकिस्तानी पे हमने बोझ लादा और उसको
मकरूज़ बना दिया, बल्कि आने वाली नस्ल को भी हम गिरवी रख रहे हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है कहीं पे हम पे भी तो कोई चीज़ लागू होती है ना, जो हम हुकूमत वक्त होते हैं, हुकूमत वक्त को अपनी बेल्ट को टाइट करना होता है। हुकूमत वक्त ने पब्लिक के सामने एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है कि देखिए मैं आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ, और आवाम का कॉन्फिडेंस उस हुकूमत पे होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल सदक मलिक साहब ने बताई है, देखिए ट्रस्ट डेफिसिट जो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो इस वक्त भी एग्जिस्ट करता है, वो हमारी जो परसेप्शन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो परसेप्शन जो है वो बिल्ट हो गई है कि एक मखसूस ख़ानदान, एक मखसूस जमात, उसके साथ जुड़ा एक मखसूस लैंडस्केप है जो बेनिफिशरी है और को बेनिफिशरी है पाकिस्तान के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट में। बिहाइंड द सीन वो कहीं ना कहीं पार्टनर है, और वो साइलेंट है या फ्रंट पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट जो है उन इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। डॉक्टर साहब, पब्लिक जो होती है बड़ा वो सीरियस आज किस्म के का एक दौर में एलिगेशन है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। मुझे ब्रेक ले लेने दें, मगर ब्रेक के बाद आप इसकी वजाहत करें। आप तो कह रही हैं कि एक पूरी फैमिली जो है उसकी बेनिफिशियरी होगी, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात आपने की है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे आपसे इसका जवाब चाहूँगा। वेलकम बैक। एक अपील ऑन एयर करना चाहूँगा। इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट है और तवील अरसे से लापता है। कोई एजेंसी उसका वाली वारिस नहीं बन रही और किसी एक एजेंसी की मलकियत में उसको होना चाहिए और यकीनन होगा। तो मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म से, जो हमारे एजेंसीज़ के हेड हैं, उनसे, ये दुरुस्त रविश नहीं है। अगर उसके ऊपर चार्ज है, मुकदमा है, तो मुकदमा किसी अदालत में चल सकता है, लेकिन मिसिंग पर्सन बनाना और उठा लिया जाना, ये वो गलती है जो हमने 77 में की। ये वो गलती है जो हम पिछले 4 साल कभी मतीउल्लाह को उठा के, कभी असतूर को उठा के करते रहे, कभी अबसार आलम को गोली मार के करते रहे। हमें इससे निकलना होगा। पाकिस्तान को हम इस तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, इन हरकतों से बचना होगा। डॉक्टर साहब, आपका जवाब मैं चाहूँगा आप पूरा कर लें। आपने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, इसकी बेनिफिशरी एक ख़ानदान है। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं शरीफ फैमिली की तरफ, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर इसके ऊपर कोई एविडेंस है तो आप उसकी तरफ खोल के बयान करें। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि परसेप्शन ये रही माजी में, वो ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी हो, लेकिन परसेप्शन ये है कि जो भी इंटरनेशनल ग्रुप्स आते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, या जो भी ऐसा कोई भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है या इन्वेस्ट करता है, और वो बिज़नेस ग्रुप्स जो हैं वो हिडनली किसी ना किसी फैमिली के साथ एसोसिएट रहे हैं, और फिर वो अपने एज अ स्टेक होल्डर उनको फ्रंट पे ला के, और इसकी मिसालें हमने देखी हैं। हम ये चाहते हैं और आवाम ये चाहती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, आपने सोल्यूशन मांगा था, तो हमें जो हमारी लॉन्ग टर्म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसको अम्ब्रेला देनी चाहिए उन इन्वेस्टमेंट को, और किसी पॉलिटिकल शख्सियत या इंडिविजुअल की कैद से ये इन्वेस्टमेंट आज़ाद होनी चाहिए। इनका चेक एंड बैलेंस और ओवरऑल मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा क्लियर और डिफाइन होना चाहिए, और जिन ममालिक का यहाँ स्टेक पे वो इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट है, वो भी ओपन होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंटली इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक, अवान साहब, सदक मलिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।